और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस सब के बाद इस्तीफा दे दिया है। RUHS के कुलपति पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है उनका इस्तीफा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी NOC मामले में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो RUHS के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार भी उनका इस्तीफा कर लिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी NOC मामले में डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार किया है उनका इस्तीफा, जैसा हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर पहले हम आपको एक लाइव कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे। और RUHS के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर सुधीर भंडारी ने। राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है उनके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जीवाड़े मामले में पूरा ये इस्तीफा जो है उन्होंने दिया है। और हमारे साथ सोमू आनंद हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर के विषय में। सोमू, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर, पहले तो उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर भी राज्यपाल से मिले और उनकी पूरी टीम उनके साथ में थी। और उससे पहले डॉक्टर सुधीर भंडारी भी वहां पहुंचे थे। और जब वो वहां मुलाकात कर रहे थे राजभवन में राज्यपाल से, तभी उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था, क्योंकि इस मामले में पहले ही सरकार 2 डॉक्टरों को बर्खास्त कर चुकी है, डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को, जो SMS कॉलेज के प्रिंसिपल और SMS अस्पताल के अधीक्षक थे। और इन पर बहुत दबाव था और ये बार बार गजेंद्र सिंह खेवसर ये कह रहे थे कि उनके पास कोई चारा नहीं है डॉक्टर सुधीर भंडारी के पास, या तो वो इस्तीफा दें या इस मामले में उन पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि उनके हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। जो चिकित्सा विभाग की टीम जो जांच कर रही थी, जो कमेटी जांच कर रही थी इस पूरे मामले की, उसने ये पाया था कि इस मामले में डॉक्टर सुधीर भंडारी की भूमिका जो है वो सही नहीं रही है, इसलिए उनके इस्तीफे की बात हो रही थी। और अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। अब से थोड़ी देर के बाद RUHS के अंतरिम कुलपति के नाम की घोषणा भी हो जाएगी। जी, तो सोमू एक बात बताइए, अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो क्या अब उन पर फिर से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि मांग तो ये थी कि या तो इस्तीफा दीजिए या फिर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्योंकि तार तो उनसे जुड़े हुए मिल रहे थे। देखिए अभी जो चिकित्सा विभाग की टीम कमेटी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, उस रिपोर्ट की टोटल फाइंडिंग आने में सोमवार तक का वक्त लगेगा, ऐसा बताया गया है। और सोमवार को जब चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान अपनी रिपोर्ट पूरी तरह से सौंपेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर इनकी क्या भूमिका है, उस आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा स्कैम है, ये करोड़ों का स्कैम है। बड़े पैमाने पर 2020 के बाद से ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में, खासतौर पे NOC देने के मामले में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है। जो कमेटी की बैठकें होती थी, NOC देने वाली कमेटी की बैठक, उसका भी रजिस्टर जो है वो साफ तौर पर मेंटेन नहीं किया गया है। उसमें बहुत कम डिटेल्स हैं, सिर्फ इतनी डिटेल है कि आज कमेटी इतने बजे बैठी और उसमें कितने लोगों को NOC मिली, क्या क्या निर्णय लिए गए, इसकी जानकारी कमेटी की बैठकों में, जो उसकी मीटिंग की नोटिंग होती है, उसमें नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये जो मामला है वो काफी गंभीर है। एक बार जब ये रिपोर्ट चिकित्सा विभाग की कमेटी की पूरी तरह से आती है, उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि इसमें डॉक्टर भंडारी पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है। हाँ, बार बार चिकित्सा मंत्री इस ओर भी दावा कर रहे हैं कि इस मामले में भी एक SIT का गठन या फिर एक ज्वाइंट टीम का गठन जो है वह किया जा सकता है, जिसकी मांग जो है वो हो भी रही थी। क्योंकि देखिए अभी अलग अलग एजेंसियां जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। चिकित्सा विभाग अपने स्तर से जांच कर रहा है, वहीं जयपुर पुलिस भी जांच कर रही है और इस जांच के लिए समुचित प्राधिकार के रूप में ACP क्राइम की भी नियुक्ति हुई है और ACB भी पहले से इस मामले की जांच कर रही है, जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया था। तो जाहिर है कि ये सारी जो टीमें हैं, अगर एक जगह कोई ज्वाइंट टीम बनकर काम करे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है वो बेहतर आ सकते हैं। और चिकित्सा मंत्री भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब एक बार आ जाते हैं, वो बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं, उसके बाद भी मुंबई का उनका दौरा है, तो वहां से जब वो वापस लौटेंगे अपनी चुनावी दौरे के बाद, तो फिर इस पर बैठ करके एक ज्वाइंट कमेटी बनाने की या फिर एक SIT बनाने का निर्णय जो है वह लिया जा सकता है। SIT बनाने का निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमू, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धौलपुर से आ रही है खबर। धौलपुर की तसीमो पंचायत की सरपंच नीलम परमार पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव कर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।
पूरा मामला बुधवार रात का बताया जा रहा है, जहां पंचायत में आयोजित हो रहे मेले में शामिल होकर सरपंच जो हैं वो अपने पति के साथ घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में घर घेर कर उपद्रवियों ने पथराव और लाठी डंडों से हमला वहां पर कर दिया। महिला सरपंच नीलम परमार ने पथराव के बीच घर में किसी तरह वो भागकर अपने पति को जान उन्होंने बचाया है। आरोपियों द्वारा किए गए पथराव और उपद्रव में एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आरोपियों ने करीब आधे घंटे तक सरपंच के मकान पर पथराव किया और सरपंच नीलम परमार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। घटना को लेकर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उपद्रवियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दाबिश दे रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं धौलपुर से अगली खबर है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। जी हां, गुलाब बाग ओवरब्रिज के नीचे धमंतु परिवारों के दो पक्षों के बीच रहने के लिए जगह को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक धौलपुर शहर के गुलाब बाग चौराहे स्थित ओवरब्रिज के नीचे कुछ धुमंतु परिवार स्थायी आशियाना बनाकर वहां पर निवास कर रहे थे। गुरुवार को दो पक्षों में रहने के लिए जगह चिन्हित करने पर मामूली विवाद शुरू हुआ और इस दौरान दोनों पक्षों में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई और तू-तू मैं-मैं की श्रृंखला में गाली गलौज भी सामने परोस दिए गए। इसके बाद दोनों पक्ष लाठी डंडा एवं बांस लेकर, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों तरफ से जमकर संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। दोनों तरफ से हुए संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो शुरू कर दी है। लाठी भाटा जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये और खबर कोटा से है, जहां करोड़ों की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ आपको बता दें, नगर विकास न्यास की ओर से कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। नाता इलाके में लगभग 10 बीघा जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के लिए यूआईडी में डेप्यूटी लोकेंद्र पालीवाल और यूआईडी उप सचिव हर्षित वर्मा की अगुवाई में अतिक्रमण दस्ते ने अतिक्रमण हटाया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई थी। और खबर उदयपुर से है, जहां विकास प्राधिकरण ने उदयपुर के रामपुरा चौराहे पर कार्रवाई करते हुए सड़क पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया है। आपको बताते चलें, दरअसल उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से अनुमति के बिना निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूडीए ने आज कार्रवाई करते हुए रामपुरा चौराहे के नजदीक अवैध रूप से बने 2 दुकानों को भी ध्वस्त किया, जिसका काफी समय से क्षेत्रवासी भी जो हैं विरोध कर रहे थे। अतिक्रमणियों ने सड़क पर दुकान बनाकर मुख्य सड़क को ही बंद कर दिया था, जिसके बाद यूडीए तक जब शिकायत पहुंची तो उन्होंने ये कार्रवाई की और मुख्य सड़क को सुचारू किया। इस दौरान यूडीए के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। वहीं यूडीए के अधिकारियों ने बताया है कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर अजमेर से है, जहां साड़ी सेंटर से महिलाओं ने साड़ी कट कर चुरा लिया है। चोरी की जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात महिलाओं ने 20 साड़ी बेस चुरा लिया है। पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक रामलीला चौपड़ के पास अनिल साड़ी सेंटर पर वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान के मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी। दुकान मालिक के मुताबिक चोरों ने दुकान से लगभग 60,000 कीमत की साड़ी और लहंगे चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे महिला चोरी करके महंगी साड़ी ले जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने केस दर्ज छानबीन शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर अजमेर निवासी सुनीता पत्नी मोनू, नीरू पत्नी कालू, गायत्री पत्नी आज़ाद और दीपा को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और वहीं अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास करीब 9 फीट सड़क धंसने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना चौधर मोहल्ले के पास चल रहे होटल निर्माण कार्य के पास की है। आनन फानन में जिला प्रशासन ने आसपास के होटल और घर को खाली किसी तरह करवाया।
साथ ही स्थानीय प्रशासन ने इलाके के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट भी करवाया है। बताया जा रहा है कि इलाके में सीवरेज की लाइन है। सीवरेज के लगातार लीकेज होने की वजह से हादसा ये हुआ है। अजमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने आसपास के लोगों से हादसे की जानकारी भी जुटाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा है कि दरगाह के पास निर्माण कार्य के लिए नगर निगम से 2023 में मंजूरी ली गई थी। निर्माण के दौरान प्लॉट के पास 9 फीट गहरा गड्ढा हो गया और हादसे के बाद तुरंत SDRF, सिविल डिफेंस और स्थानीय पुलिस की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला। फिलहाल आपको बताते चलें कि हादसे की जानकारी के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी हादसे के वजहों की तलाश में जुटे हैं। और वहीं अलवर से है अगली खबर, जहां अलवर के बड़होड़ पुलिस थाने में 8 महीने की गर्भवती महिला की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम के दौरान मृत बच्ची के शव को बाहर निकाला गया है। इस दौरान जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भारी तादाद में मृतक के परिजन सहित लोगों की भीड़ जमा रही। वहीं एक की चिता पर दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। मामले की जांच बहड़ोड़ DSP को सौंप दी गई है और मृतका बहड़ोड़ के हनुमान नगर वार्ड नंबर 1 की रहने वाली थी। महिला की 2.5 साल पहले शादी हुई थी और बहड़ोड़ DSP ने कहा है कि रामगढ़ तहसील के गांव चंडीगढ़ के निवासी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में पिता ने बताया है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। उसके ससुराल पक्ष के विरुद्ध एक FIR दर्ज करवाई है 304B में, जिसमें आयु मैं स्वयं रहूँगा। मैं मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सपोर्ट कर दी गई है और इसमें हर एंगल से जांच की जाएगी और जिसने भी गलत किया उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सर, मेरी लड़की बिल्कुल सोचती थी, मेरी लड़की को कोई पॉइजन दिया गया है और कुछ उसके मुंह में दाग निकले थे बुरी तरह से और उसको पॉइजन से किया गया। ये अपनी घर बिगड़ने की बुद्धि हो, उसने कुछ भी हमारे भी इतनी बातें नहीं बताती थी, पर वो कभी कभी उसके मुंह से बहनों को जरूर कुछ बता देती थी कि मेरे को ऐसे ऐसे तंग करते हैं, मेरी सासू तंग करती। कोटा से एक और कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने का मामला सामने आया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG की तैयारी कर रहा छात्रा जो है वो लापता हो गया है। लापता छात्र गंगापुर जिले के बाम नवास का रहने वाला है। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। 19 वर्षीय राजेंद्र मीना ने परिजनों को मोबाइल पर यानी WhatsApp पर मैसेज किया है, जिसमें लिखा था कि वह घर छोड़कर जा रहा है, आगे की पढ़ाई उसे नहीं करनी है। उसने यह भी बताया है कि अगले 5 साल के लिए घर से वो जा रहा है और घर वापस नहीं लौटेगा। जाते जाते उसने अपने सिम को तोड़ दिया है और मोबाइल बेच दिया है। यह भी बताया कि उसके पास 8,000 रुपये हैं, उससे वो काम किसी तरह चला लेगा। उसके पास सबके नंबर्स भी हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉल कर लेगा। साल में एक बार फ़ोन ज़रूर करेगा। उसके पिता जगदीश मीना ने बताया कि उनका बेटा राजेंद्र 6 मई को लापता हुआ था। PG से दोपहर 1:30 बजे वो निकल गया था। मैसेज आने के बाद परिजन भी उसकी तलाश में जुट रहे हैं। 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा है और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब ये घर पहुँचे कैसे भी आ जाए, मैं उनको डांटूंगा करूँगा नहीं, और वह उसके सारे घर वाले हम उसकी मम्मी को रो की जाने। अपने बच्चे का नाम राजेंद्र मीणा था और वो 1 साल भर से रहा है हमारे पास में, और उसके बाद वो राजी खुशी गया घर से, तो पूरा हिसाब किताब कर कुरा के अपना राजी खुशी गया है। बच्चों से भी बोला चाली करता था, ऐसा वो नहीं था कि डिप्रेशन में आ रहा हो या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। हमें कुछ ऐसा लगा तो हमें भी लगता तो हम भी उसको कुछ करते कुछ कहते, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, ना उसने हमसे कुछ बोला। राजी खुशी होके गया कि मैं तो जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई जाओ। और वहीं राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को राजधानी जयपुर के एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ACB ने एक मित्र संचालक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए ACB ने महानिदेशक डॉक्टर
रवि प्रकाश ने कहा है कि पिता की मौत के बाद श्रम विभाग से क्लेम पास करवाने के लिए ई मित्र संचालक 1 लाख रुपए रिश्वत ले रहा था। बताया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर जिले में एक ई मित्र संचालक को कथित रूप से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत लसाड़िया में ई मित्र संचालक विश्राम गुर्जर को परिवादी से 1 लाख रुपए की कथित रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश ने एक बयान में बताया है कि परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पिता की मृत्यु होने पर श्रमिक डायरी के आधार पर श्रम विभाग से क्लेम पास करवाने की एवज में आरोपी विश्राम गुर्जर द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग पर कर परेशान किया जा रहा था। शिकायत का सत्यापन करने के बाद बृहस्पतिवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी विश्राम गुर्जर को परिवादी से 1 लाख रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और वहीं सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने गबन मामले में 2 साल से फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पुलिस ने उनके घर से दबोचा है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है और बताया जा रहा है कि 2 साल पहले एटीएम में पैसा डालने के दौरान आरोपियों ने गबन को अंजाम दिया था। सीकर शहर कोतवाली थाना के एएसआई ने कहा है कि 2 साल पहले CMS इन्फो सिस्टम कंपनी के मैनेजर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तीनों आरोपी एटीएम में पैसे डालने के वक्त कई बार अलग अलग समय पर 3.07 लाख का गबन कर गए थे। जब कंपनी को कर्मचारी पर गबन का शक हुआ तब तक आरोपी कंपनी छोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस को करीब 2 साल बाद आरोपियों के अपने घरों पर आने की जानकारी मिली और पुलिस ने दावश देकर आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 24/4/22 को गौरव सोलंकी मैनेजर CSS कंपनी जो विभिन्न बैंकों के एटीएम में पैसे डलवाने का कार्य करती है, इसने रिपोर्ट दी कि हमारे कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बैंक के एटीएम में पैसे डालते समय करीबन 3,07,500 रुपये का गबन कर दिया। इस पर थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। आरोपियों की तलबी और तलाश की गई, मगर आरोपी गबन करने के बाद फरार हो गए। काफ़ी तलाश करने के बाद कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी वांछित है। और वहीं अलवर में इन दिनों की व्यापारियों को सोने की ईंट के नाम पर ठगा जा रहा है। कभी पढ़ी लिखी डॉक्टर फैमिलियों को भी सम्मोहित कर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। जहां 2 दिन पहले ही डॉक्टर को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया, वहीं बुधवार को अलवर के अंबेडकर नगर में एक डॉक्टर की पत्नी को सम्मोहित कर लूटने का मामला सामने आया है। महिला ने मोबाइल, नकदी, गले के सोने की चेन, 2 अंगूठी उतारकर बदमाशों को दे दी। ठग करीब 3.5 लाख की जेवरात ठग कर वहां से रफू चक्कर हो गए। परिवार ने वैशाली नगर थाने में केस भी दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर घटनास्थल का मौका वहां पर एक मुआयना किया है। इस दौरान आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। सामने से दुकान है साइड में, तो उससे सामान लेके आ रही थी पूजा का। 1-2 लड़के थे, एक तो जैसे मैं हम आ रहे थे तो एक तो शायद मेरे पीछे पीछे था। वो जैसे मैं आ रही थी तो मेरे से कविता डेंटल का वो पूछा है उन्होंने एड्रेस। मैं बोली भैया मुझे नहीं पता, तो मैं आगे हो गई। तो जैसे मैं आगे चलने लगी तो वो लड़का मेरे साइड से आके और एकदम मेरे सामने आ गया और उस लड़के को क्या नाम है लड़ने लगा है। तो उसने इन्होंने ऐसे मतलब एकदम साइड से गया तो कुछ ऐसा किया या फिर क्या हुआ पता नहीं मुझे, तो मैं उस वहां से चल नहीं पाई। उसके बाद क्या किया, कुछ कपूर मंगाया, कपूर के साथ साथ मेरे को भेजा है और मैं उसके साथ साथ चल दी। उस लड़के ने क्या किया कि मेरे को थोड़ी दूर ले जाके बोला कि आंटी आप रुक जाओ मैं ले आता हूँ। फिर मेरे बच्चों का भी वीडियो कॉलिंग आ रहा था, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं उठाने दिया। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का फोन आया है, वो भी नहीं उठाने दिया। मेरे देवर का फोन आया है, वो भी मुझे मतलब नहीं उठाने दिया। ये कह के आंटी 2 मिनट रुको। मैं 3 तोले की तो चैन थी मेरी और कम से कम दोनों मोटी मोटी, एक तो अंगूठी थी और एक छल्ला था। 4 तोला सोना गया। तो आप लगा लो 75 हो रहा है, 75 हो रहा है।
और देश में वाटरमैन के नाम से विख्यात हैं राजेंद्र सिंह, जिनके नाम से ही जल संरक्षण का संदेश सभी के मन में जाग उठता है। वाटरमैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। इस विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में धरती को बुखार हो गया है। ऐसे में बुखार को कम करने के लिए हरियाली लाना आवश्यक है, क्योंकि हरियाली के बगैर धरती सूख जाएगी। वैसे भी देश में बारिश का औसत बहुत कम हो चुका है। वर्षा जनित जल को एकत्र कर साल भर उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में जल की कमी की समस्या से न केवल निजात मिल सकता है, बल्कि उस पर निर्भरता से काम भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में समस्या की 3 बड़ी वजह है: अतिक्रमण, उनके निचले स्तर पर होना और बड़े और प्रभावशाली लोगों द्वारा जल पर आधिपत्य होना। सरकार को इसके लिए कदम उठाना ही उठाना चाहिए। मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र सिंह आज जोधपुर में है। जोधपुर में भी आईआईटी में क्या सुझाव दिया है और क्या इनकी प्लानिंग है, लेकिन इनके साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ पानी की कमी होती जा रही है, लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, उसके लिए क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आईआईटी जोधपुर हमारा तकनीकी संस्थान है और मैंने यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ आज यही बात की कि हम अब इस काल को और इस राष्ट्र को जो तकनीक चाहिए, वो पुरानी तकनीक अब हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। आज जिस तरह की तकनीक की ज़रूरत है वो है पोषण की तकनीक, प्रकृति का पोषण और ह्यूमन बीइंग का पोषण दोनों ज़रूरी है। मुझे अच्छा इस बात के लिए लगा कि आज सारी फैकल्टी थी यहाँ इस इंस्टीट्यूट की और सीनियर प्रोफेसर्स और डायरेक्टर खुद थे, डिप्टी डायरेक्टर सब थे, रजिस्ट्रार वगैरह। मैंने उन सब के सामने पब्लिकली कहा कि देखिए, इस संस्थान को यदि नंबर 1 आईआईटी बनना है तो इस पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में ये नहीं बन सकता। आपको जो हमारी यहाँ की इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उस नॉलेज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। और ये जगह जो जोधपुर है, ये हमारे मरुस्थल का केंद्र है। यहाँ पर वो अभी भी कल्चरली बचा हुआ है। तो ये जो रीज़न है, ये एक तरह से कल्चरल और स्पिरिचुअल नेचुरल रीज़न है। इस रीजन में ज़्यादा पोटेंशियल है आईआईटी के लिए अपनी ट्रेडिशनल और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को ईजाद करना और आज के कालचक्र में उनको ठीक से उपयोगी बनाना। मैंने साथ ही ये भी कहा कि जब हमारी टेक्नोलॉजी सिंपल होती है तो हमारा समाज उसको ओन करने लगता है, तो और जब टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होती है तो हमारा समाज डर के दूर भाग जाता है। इसलिए हमारे नए विद्यार्थियों को अब सिंपल सिटी की तरफ मूव करना चाहिए और जो सिंपल टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है और नेचर के साथ केयरफुल होती है। तो हम आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी शिक्षकों ने वेलकम किया इस बात का और किसी ने भी, मैंने बहुत खुल के सवाल पूछे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं हमें ये नहीं करना। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टर का कमिटमेंट, उनके डिप्टी डायरेक्टर का, उनके रजिस्ट्रार का और यहाँ की फैकल्टी का ये कमिटमेंट है कि हम अपनी आईआईटी को नंबर 1 बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यदि ये उस रास्ते पे बढ़ेंगे तो पानी वाले बाबा का हमेशा खुला है रास्ता, वो आएगा और इस संस्था को मदद करेगा। पर इतना ही कहना है। नहीं, लेकिन अगर बाबा बात की जाए, जिस तरह से लोग अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने उस ज़माने में जब है कुएं बावड़े का रिचार्ज करवाया था, साफ भी करवाया, पूरा पानी बाहर निकाल के उसको ड्रॉप कर, लेकिन अब जो दिनों दिन पानी की स्थितियाँ विकट होती जा रही है, गर्मी की सीजन है, लोग अभी भी अवेयर नहीं है, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जब मैंने जोधपुर में काम शुरू किया था उस वक्त वाटर लेवल एकदम से ऊपर आ गया था, कैलाना ये वो, तो हमने जोधपुर के जितने भी झालरे थे उन सबको पानी निकलवा के साफ़ किया था। ये तुम्हें याद है, इसलिए जान के मुझे अच्छा लगा, वो हमारी 20-22 साल पुरानी बातें। अभी परिस्थिति बदल गई है। अभी जो हमारा अंडरग्राउंड एक्यूफर्स है वो ओवरड्राफ्ट हो रहा है, खाली हो रहा है, तो अब सूख रहे हैं तालाब, बांध, जोहड़। तो इनको डिसिल्ट करने की ज़रूरत है, इनको रिजुनेट करने की ज़रूरत है और इनकी जो अपरा है जहाँ से वो पानी आता है उसको ठीक से ओपन करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर रुक गई हैं, बंद हो गई हैं, अतिक्रमण हो गया। इस वक्त जोधपुर की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है एनक्रोचमेंट, सेकंड है पॉल्यूशन
और थर्ड है बड़े लोग उसके पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गरीबों के लिए बचता नहीं है। तो ये जो तीनों चैलेंजेस है, इसके सॉल्यूशन मैं पिछले 40 सालों से बता रहा हूँ कि ये जो एनक्रोचमेंट रोकना है तो उसका एक ही तरीका है कि कलेक्टर को उसके ज़िले की जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका डिमार्केशन और उनका नोटिफिकेशन करने के लिए विद मैप एक मूवमेंट चलानी चाहिए। दूसरा है कि जो हमारी वाटर बॉडी डिप्रेशन में है तो जो भी गांव का गंदा पानी है सब उस तालाब में छोड़ देते हैं तो वो गंदा हो जाता है। और तीसरा है जो बड़े लोग हैं वो पानी पे कब्जा कर लेते हैं, पानी को निकाल लेते हैं। तो ये जो तीनों क्राइसिस हैं, इन तीनों क्राइसिस को हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर ही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। यानी कि जो वर्तमान में समस्या चल रही है उसका समाधान जनता के पास है और प्रशासन के पास है। प्रशासन अगर उस पर कार्रवाई करे और जनता आगे बढ़कर उनका सहयोग करे तो आने वाले दिनों में जो पेयजल संकट है उनसे निपटा जा सकता है। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर।